दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक बेहद खास मुद्दे को लेकर के रूबरू हूं। दरअसल इन दिनों अचानक राहुल गांधी बेहद हमलावर हो गए हैं नरेंद्र मोदी पर। बहुत तल्ख भाषा में उन्हें संबोधित कर रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर जब वो ये ऐलानिया कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कराएगा, ये एक ऐसा वाक्य है, इसे सुन करके आपको लगेगा कि ये सम्मानित भाषा नहीं है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की भाषा राहुल गांधी को इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या ये संसदीय है? क्या इसे राजनीतिक भाषा के रूप में माना जाना चाहिए? बहुत सारे लोग इसको लेकर के ऐतराज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह भाषा अचानक राहुल गांधी की आई है और उसके पीछे एक बड़ा कारण है खुद नरेंद्र मोदी का अपशब्दों को कहना राहुल गांधी के लिए। और राहुल गांधी वो शख्स हैं, जब वो उन्हें बैतूल के सभा में मूर्खों का सरदार कहते हैं तो शर्म नरेंद्र मोदी को नहीं आती। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत सीनियर हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, एक तो इस बात को समझना होगा कि भले ही वो प्रधानमंत्री का ही पद क्यों ना हो, लेकिन मूलतः वो एक सांसद हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है उन्हीं सांसदों के बीच से चुना हुआ कोई एक व्यक्ति होता है। वो राष्ट्रपति की तरह कोई संवैधानिक प्रधान नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, अगर नरेंद्र मोदी सांसद हैं तो राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या? राहुल गांधी तो 4 बार के चुने हुए सांसद हैं। और अगर संसदीय अनुभव को देखा जाए तो नरेंद्र मोदी से ज्यादा उनको हासिल है। नरेंद्र मोदी तो पहली बार 2024 में चुन करके आते हैं, लेकिन राहुल गांधी पहली बार सांसद बनते हैं 2004 में। और राहुल गांधी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए वो सांसद भी हैं और उनकी भी अपनी डिग्निटी है। क्या राहुल गांधी के बारे में इस तरह के अपशब्द बोलना, न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल पहले होता था, और उस भाषा को राहुल गांधी ने अपने पैरों तले रौंद डाला जब राहुल गांधी सितंबर 2022 में निकलते हैं कन्याकुमारी से। तो जो इस सत्ता का दर्प था, सत्ता का अहंकार था, उसे राहुल गांधी ने अपने बूटों से कुचल डाला। जो सत्ता विपक्ष के मरने की बात कहती थी कि उसे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, उसे विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, और वो लोकतंत्र को भी मिटा देना चाहती थी, जिसके भीतर कोई संसदीय मर्यादा नहीं थी। वो किसी भी संसदीय परंपरा को नहीं स्वीकार करती थी। उस पार्टी और उस सत्ता, उस विचारधारा को राहुल गांधी ने अपने उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जमींदोज किया, आईना दिखाया और उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। ये ताकत जो राहुल गांधी के भीतर आती है, ये जो आत्मविश्वास पैदा होता है, वो लोगों से जुड़ करके पैदा होता है। और उसके लिए गांधी की तरह, महात्मा गांधी की तरह पहले खुद निडर बनना पड़ता है। देश को समझना, देश को जानना पहले जरूरी होता है। राहुल गांधी की एक खुशकिस्मती है, या ये कहिए कि उनकी एक नियति है कि वो उस गांधी परिवार में पैदा हुए जिसके घर में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री हुए। पिता, दादी और नाना, परनाना, 3-3 प्रधानमंत्रियों वाला परिवार। इसलिए सामान्य जीवन जीना जैसे मुश्किल था। और इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो नरेंद्र मोदी अपनी आंखों के सामने अपनी दादी को छलनी होते हुए देखते हैं और अमेरिका से अपने पिता की हत्या की खबर सुन करके बेहवल होते हैं।
मुखाग्नि देते हैं। वो नौजवान जो पहले स्कूल में ये खबर सुनता है कि घर पर कुछ बुरा हुआ है और फिर ये जानता है कि उसकी दादी की हत्या हुई है, 5 साल के लिए वो अपने घर में कैद कर दिया जाता है। स्कूल नहीं जाता, केवल ट्विटर पढ़ाने के लिए आता है और फिर विदेश पढ़ने के लिए। और उसी दरमियान ये भी खबर मिलती है कि पिता की भी एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई है। वो व्यक्ति जिस तरह से अंतर्मुखी होता है, अपने दुखों का पहाड़ लेकर के राजनीति में देश के लिए आता है। जैसे राजीव गांधी कभी आए थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी से ये कहा था कि राजनीति में नहीं आना है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी वो ठीक है, एक छोटी नौकरी ही सही, पायलट थे राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी ने तब सोनिया से कहा था कि देश की सेवा के लिए हमें आना पड़ेगा। वो आते हैं और अपने खून से इस देश की मिट्टी को सींचा। उसी खून से इंदिरा गांधी ने अपनी मिट्टी को सींचा था जब उन्होंने कहा था उनकी हत्या के थोड़े दिनों पहले कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की मजबूती के लिए अगर बहता है तो बह जाए। और जिनके परनाना की ख्वाहिश थी, यानी नेहरू जी की, कि जब मेरी मौत हो तो मेरी राख को इस देश के कोने कोने में, खेतों में अर्पित कर दिया जाए, ताकि मेरी राख, मेरे शरीर की राख फसल बनकर के इस देश के लोगों का पेट भरे। ये ख्वाहिश थी नेहरू की। उसी परिवार का हिस्सा राहुल गांधी बनते हैं। ये नियति है और मजबूरी भी कि उन्हें सामान्य जीवन जीने को नहीं मिला। लेकिन स्टडी ने उन्हें बेहद प्रबुद्ध बनाया और बेहद सलीके वाला भी, बहुत सम्मान करने वाला भी। राहुल गांधी अपने बड़ों का कैसे सम्मान करते हैं ये तो उन्होंने उसी दिन दिखा दिया था जब लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने सम्मान के साथ बिठाया था। वो कोई भी बुजुर्ग हो। प्रियंका गांधी का भी एक वो इंटरव्यू मुझे याद है, जब वो वोटिंग की लाइन में दिल्ली में लगी थी और अपने पीछे से एक वृद्ध महिला को उन्होंने आगे कर दिया था। जब कैमरामैन ने एक पत्रकार ने पूछा कि आपने अपने पीछे वाली महिला को क्यों पहले जाने दिया, प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़ों का सम्मान करना ये मेरा संस्कार है और ये मेरी मां ने सिखाया है। जो विदेशी होने का आरोप लगाते थे सोनिया गांधी के ऊपर, वो नहीं जानते कि उनका अपना संस्कार क्या है। सामान्य घर परिवार से निकल करके सोनिया गांधी आई और अगर भारत के सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कहूं तो एक बढ़ई परिवार से सोनिया गांधी आए। उनके परिवार में बढ़ईगिरी का काम होता है। सोनिया गांधी के परिवार में इटली में वो सोनिया गांधी 21 साल की उम्र में भारत आती हैं, राजीव गांधी से ब्याही जाती हैं और 2 बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन कम उम्र में अपने पति को खो देती हैं। और वो सोनिया गांधी जिन्हें राजनीति से डर था, चिढ़ थी, राहुल ने खुद सत्ता से दूर रहने के लिए उन्हें मनाया था। लेकिन नियति आपको खींच करके लाती है जब इस देश में विपक्ष को तहस नहस किया जा रहा था, जब लोगों को डराया जा रहा था, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था, बुद्धिजीवियों के हाथों में हथकड़ियां थीं और दलितों को पीटा जा रहा था, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जा रही थी, महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, परेड कराई जा रही थी। उस वक्त एक व्यक्ति उसी परिवार से निकल करके आता है और उस सत्ता के गुरूर को उसकी छाती पर लात रख करके 4000 किलोमीटर की यात्रा करके इस देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो का नारा देता है, डरो मत का संकल्प करता है। वो राहुल गांधी जो अपने सलीके के लिए जाने जाते हैं, जो अपने सम्मानजनक भाषा के लिए जाने जाते हैं, वो अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह से कह रहे हैं कि वो नहीं करा सकता, तो इसको कतई नाजायज नहीं कहा जा सकता। और इसलिए नहीं कहा जा सकता, एक तो इस देश की संसदीय परंपरा और दूसरा संसदीय मर्यादा। अगर नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह सकते हैं, तो राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी क्यों नहीं करता भी कह सकते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं आज राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा संसदीय परंपरा की भी बात करूंगा। इस देश ने कैसा लोकतंत्र पैदा किया है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कैसे मूल्यों को पैदा किया है। इस देश का नागरिक सर्वोच्च है, इसीलिए संविधान में लिखा गया बी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब संसद के बाहर निकल करके नेहरू आते हैं और एक वृद्ध महिला, इत्तेफाक से उनका परिवार लखनऊ में ही रहता है, वो वृद्ध महिला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछती है कि तुम जो आजादी मिली है, तुम तो प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन मुझे क्या मिला ये बताइए। जवाहरलाल नेहरू मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग महिला को कहते हैं कि माता जी, आपको यह मिला है कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछ रही हैं कि हमको क्या मिला है। यह मिला है, यह इस देश का लोकतंत्र है, यह इस देश का संसदीय मर्यादा है, परंपरा है, जिसमें सांसद हो या प्रधानमंत्री, वो नागरिक से ऊपर नहीं है। और लोहिया ने तो संसद के भीतर नेहरू से जो सवाल किए, जिस भाषा में बात की, एक बड़ा मशहूर है। जब चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का और दुर्भाग्य से भारतीय सेना हताहत हुई, भारत को पीछे हटना पड़ा, समझौता करना पड़ा चीन से, कुछ हारना भी पड़ा। उस समय जब विपक्ष ने यह कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, संसद शुरू कीजिए, नेहरू ने वो किया। और फिर नेहरू पर जो सवाल हुए, और उन सवाल पूछने वालों में महावीर त्यागी जैसा एक कांग्रेस का व्यक्ति भी था, कांग्रेस पार्टी का। और लोहिया जब ये कहते हैं, जब नेहरू ने, मैंने सुना है, ये बात कितनी पुख्ता है मैं नहीं कह सकता, कि नेहरू ने कहा कि वो तो रेगिस्तान है, उसमें क्या होता है। तो नेहरू से विपक्ष के नेताओं ने कहा कि आपके सिर पर बाल नहीं है तो क्या आपका सिर का कोई मूल्य नहीं है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता था उसी संसद में, और प्रधानमंत्री उसी सलीके और विनम्रता के साथ स्वीकार करते थे, क्योंकि विपक्ष भी उतना ही संसदीय और संवैधानिक अधिकार रखता है जितना सत्ता पक्ष रखता है। विपक्ष के बिना सत्ता पक्ष की कोई गुंजाइश नहीं, कोई उसका हक नहीं, वो पूरा नहीं होता। और इसलिए इस संसदीय परंपरा में किसी प्रधानमंत्री से इस तरह से सवाल करना और इस तरह से पूछना कतई असंसदीय नहीं है, और उसके लिए तो कतई नहीं है जो खुद अपशब्दों का इस्तेमाल रोज करता हो, देश के समाज को विभाजित करता हो, उसके लिए तो कतई गलत नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी खास मुद्दे के साथ। मेरे इस विवेचना को आप कैसे पसंद कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।